दोनों वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a bq प्लस r, तो है ना ऑप्शन दिया है 0 r जो है 0 से बड़ा और b से छोटा, r 1 से बड़ा है, b से छोटा, r जो है ना 0 से बड़ा, b के छोटा या बराबर, है ना। r है आपका 0 से, है ना, बड़ा, 0 से, है ना, बड़ा या बराबर, और b से छोटा। ठीक है, देखिए होगा क्या इसमें कि आप पहले कंसेप्ट को समझिए। देखिए मान के चलिए कि 5 से भाग दे रहे हैं आप 9 में, ठीक है, 5 से भाग दे रहे हैं 9 में, तो 5 एक बार में, है ना, कितना आ गया, ये आपका 4 आया, ये r कहलाएगा, यह r है, यह क्या है, ये आपका यह r कहलाएगा, यह आपका q है, यह क्या है, q है, यह क्या है आपका b है, यह a है ना। इसी चीज़ को दिया है, सॉरी यहाँ यह a है, यह a है और यह b है ना, यह a है, यह क्या है, b है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर, देखिएगा यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, यानी कि अगर आप a निकालना चाहते हैं, a आप लाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है, पहले 5 को 1 से गुना कीजिए, आप फिर आप 4 को इसको जोड़ना पड़ता है, यानी बी क्यू को गुना और आर को जोड़िए, तब जाकर आपका क्या निकलता है, a निकलता है। अब इसी को समझना है आपको, ठीक है ना, कैसे, देखिए यानी कि अब यही बोला है कि r जो है ना, अगर हम 5 से भाग देते हैं 10 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, ये कट गया, यानी 0 आ गया, क्या आ गया, 0। यानी कुल कहने का मतलब यह है कि जो r है, r के लिए क्या सत्य है, r जो है ना, r 0 से, है ना, 0 से बड़ा हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। क्या होगा, 0 भी आ सकता है, 0 से क्या होगा, बड़ा भी। यहाँ पे देखिए 5 से भाग दिया जा रहा है 9 में, 5 से भाग दिया जा रहा है 9 में, तो एक बार में 5, है ना, 9 में से 5 गया, कितना, 4 है, यानी 5 से हमेशा जो है ना छोटा रहेगा, रिमाइंडर हमेशा जो जिसे भाग दिया जा रहा होगा उसे छोटा रहेगा। ये अगर एक और बढ़ गया कि 5 दूनी 10, देख रहे हैं, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा इससे मतलब जिससे भाग दिया जा रहा हो, जिसमें भाग दिया जा रहा हो, जिससे भाग जिसमें भाग, यानी कि ये हमेशा जो है ना छोटा रहेगा, किससे, इससे। ठीक है ना, यानी कि अगर देख रहे 9 है, 9 में एक भी बढ़ा, कितना, 5 दूनी 10, ये कट गया, 0 हो गया, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है कि 0 से कि तो 0 आएगा, और नहीं तो 0 से क्या होगा, r 0 से बड़ा रहेगा, और b यहाँ पर b देखिए, b से हमेशा क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ किस में दिखाई दे रहा है आपको, a में दिखाई दे रहा है, b में, तो क्या होगा, ये आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह बी आपका सही होगा। ठीक है ना, यह बी सही होगा। ठीक है, बी सही हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, यह ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या पूर्णांक संख्याओं के संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो है। ठीक है ना, कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या कैसे हम डिनोट करते हैं, देखिए जैसे ये 0 हो गया, ये 1, यह 1, ये 2, ऐसे दाहिना बगल 3, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना, इधर है ना, ये -1, -2, -3, ऐसे 4, ऐसे ही हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रकृति संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह संख्या कई संख्या होगी। प्रकृत संख्या के संग्रह में मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय, है ना, किसे कहते हैं, तब जाकर ये जो ना चैप्टर बन पाएगा। ठीक है ना, टोटल संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है,
तो देखिए यानी कह रहा है कि प्रकृत संख्या के संग्रह, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये आपको क्या बोलते हैं, क्या शामिल कर दे? शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो वह क्या, कौन सी संख्या होगी? तो क्या होगी? पूर्णांक। क्या होगा? या कौन संख्या कहलाएगी बाबू? तो यह होगा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? तो पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा अथवा नहीं? बिल्कुल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर ये रहा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? सभी प्रकृत संख्याओं के शून्य समेत क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या। क्या कहता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्रकृत संख्या में जीरो सम्मिलित कर लेने पर क्या हो जाती है? वो शून्य संख्या हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर पूर्णांक b, है ना, पूर्णांक b, है ना, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b a को क्या कहा जाता है? ठीक ना, यानी कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि क्या हो कि, है ना, यानी कि अगर पूर्णांक b a से पूर्णतः विभाज्य है, a से b जो है पूर्णतः विभाज्य है ना, तो b ऐसे देखिए, तो b a का क्या कहलाएगा? ठीक है ना, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 7 का क्या होगा? e हो जाएगा। क्या होगा? e भाज्य। क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो करेगा। जीरो से किसी कोई भी संख्या विभाजित होगा? तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी होगा, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है मतलब कि यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना, क्या ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। देखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लसअ निकालने में, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में, 3 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में, या 3 धनात्मक पूर्णांकों के लसअ निकालने में क्या होता है? ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में किस रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, धनात्मक जो है विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? आपको इसका जवाब देना है बाबू, ठीक है ना। देखिए क्या, यानी कि देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए पहला जो ऑप्शन है कह रहा है 2q। क्या कह रहा है? 2q। 2 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है? यह 2 होता है, 2 होगा, है ना। लेकिन हम अब ये क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो गया? ये विषम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विषम, ठीक है ना। तो ये तो सम हो गया ना, ये सम हो गया, हमको विषम चाहिए। और 3 अगर दूसरा लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 क्यूब रूप में, तो 3 को क्यूब का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या होता है? 3 1 क्या होता है आपका? यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लेना है केवल, क्या धनात्मक, देख रहे हैं ये भी धनात्मक पूर्णांक है, 2 गुने ये तो विषम हो गया, सॉरी सम हो गया। क्या हो गया? सम हो गया। 2 क्या है? सम है, सम संख्या है। 3 गुने 1 क्या हो गया? 3, यह विषम हो गया। क्या हो गया? विषम। ये कौन संख्या? विषम संख्या। लेकिन क्या 3 में हम फिर 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, ये तो सम हो गया ना, ये क्या हो गया? सम। तो कभी यह विषम दे रहा है तो कभी सम दे रहा है, तो 3 ये तो होगा नहीं, है ना, होगा नहीं। इसको ये वाला देखिएगा, 3q - 1, 3q - 1, इसको देखिएगा, 3q - 1 अगर लेते हैं तो इसको रख कर देखते हैं। देखिए तो 3 गुने 1 - 1, ठीक है, तो क्या होता है? 3 का 3 - 1 कितना? 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा 3q, q का मान 2 रखिए, घटाओ 1, ठीक है ना, तो क्या होगा? 3 दूनी 6, घटाओ 1 कितना हो गया? यह 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या खड़ा हो गया, तो कभी यह 2 आ रहा है, कभी मतलब कोई सम आ रहा है, कभी क्या आ रहा है? विषम आ रहा है, तो होगा नहीं, है ना। हमेशा एक ही जैसा आना चाहिए ना। क्या पूछ रहा है? हमेशा क्या पूर्णांक, विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सम आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। कभी क्या हो रहा है? विषम आ रहा है।
हमेशा विषम ही आना चाहिए। अगला देखिए, अगला है 2q + 1, डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर क्या है 2q + 1। अब इसको रखकर थोड़ा देखिए, 2 गुने 1 + 1, 2 गुने 1 + 1 क्या होता है, देखिए 2 का 2 +1 कितना 3 होगा, है ना। अगला देखिएगा 2 गुने 1 है प्लस 1 है, 2 गुने 1 सॉरी 1 तो ले लिए, 2 अब 2 रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे 2, 2 गुने 2 + 1 तो कितना 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 5 हो गया। अगर कोई भी संख्या आप यहाँ पर रखिए क्या हो जाएगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सही है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्यू का मान कुछ भी रखिए, है ना, हमेशा क्या होगा विषम संख्या ही प्राप्त होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अब सम पूर्णांक के बारे में पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ठीक है ना। अरे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या क्यू के रूप में होगा, क्यू के रूप में होगा। क्यू मतलब अगर क्यू का मान 1 रखते हैं तो 1 होता है, तो कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी, यानी सम कभी क्या होगा, कभी सम आएगा, है ना, कभी विषम कभी सम, कभी विषम कभी सम कभी विषम कभी सम, यानी कि क्या है, 1 आपका विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 विषम, है ना, फिर 4 सम, यानी क्यू का मान तो होगा नहीं, है ना। तो फिर क्या है 3 क्यू के रूप में हमको सम चाहिए, क्या चाहिए सम, 3 क्यू के रूप में रख सकते हैं क्या, 3 गुने 1 क्या हो गया, ये क्या हो गया 3, ये विषम आ गया, ये तो यहीं पे गलत हो गया, तो 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या 2 क्यू के रूप में, 2 क्यू के रूप में देख लेते हैं, 2 क्यू के रूप में 2 गुने 1 2 आएगा, 2 गुने 1 कितना आएगा 2 आएगा, 2 गुने 1 2 आएगा, है ना। और फिर 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 कितना हो गया 2 3 6, देख रहे हैं। यानी कि क्यू का मान 2q अगर आप लेते हैं 2q, तो q का मान कुछ भी रखिए, क्या आ रहा है यहाँ पे सम संख्या ही आएगा, सम संख्या ही आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, है ना, सी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, इस सी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है ना, सी सही है, ठीक है। यानी 2q के रूप में हम लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 2q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर ये रहा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है, लागू किया जाता है ना। यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, है ना, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए, सभी उत्तर ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, यानी कि क्या होगा कितना 12 नंबर का, ठीक ना, 12 का क्या होगा, यानी कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए यह सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किन पूर्णांकों के लिए संभव है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किन पूर्णांकों के लिए संभव है, ठीक ना। तो क्या होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ये सही है। बी केवल ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या है यह सही है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, केवल धनात्मक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा, यानी कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है ना, तो डी द्वारा विभाजित होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान के चलिए 25, एक संख्या 25 है और दूसरी संख्या क्या है 5 है, क्या है 5 है। अगर इसका आप एचसीएफ निकालिएगा, इसका एचसीएफ, ये 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू, तो यहाँ पे एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकलेगा तो 5 आएगा, क्या आएगा 5। एचसीएफ जब निकालते हैं 25 और 5 का तो क्या आएगा 5 आएगा। अब यही पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखना बाबू आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 पूर्णांकों, है ना, 2 पूर्णांकों ए और बी एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा, है ना। तो माने कि इसका एचसीएफ क्या है डी है, एचसीएफ क्या है डी है, तो डी द्वारा क्या होगा विभाजित होगा, कौन होगा, तो अगर 5 है मतलब एचसीएफ इसका 5 आया हुआ है, कितना 25 और 5 कैसे 5 आया हुआ है, तो 5 से ना दोनों विभाजित होगा ना, 5 से देखिए 5 बार एक बार में कट गया, 5
25 यानी कि दोनों विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों विभाजित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल क्या बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ए और बी दोनों हो रहा है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो सी छोटा है डी से ऐसे हो, और भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, भागफल क्यू तथा शेषफल आर है। तो जहाँ जीरो आर जो है ना, जीरो से बड़ा या बराबर या डी से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? ठीक है ना, कौन सा संबंध सत्य होगा आपको बताना होगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? देखिएगा 15 का, ठीक है ना, तो हमेशा ये तो होगा नहीं। क्या होता है ना कि सी को अगर ज्ञात करना है आपको, क्या करना है? देखो दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, और सी बड़ा है, सी बड़ा है, डी छोटा है, तो डी से भाग लग रहा है, यानी कि ऐसे है। देखिएगा सी बड़ा है यानी कि सी में भाग दीजिएगा डी से, तो ये आर होगा और ये क्या होगा, है ना, और कुछ दिया है ना, आर डी। ठीक है, देखिए तो क्यू, ठीक है ना, ये क्यू, ये आपका क्यू है, क्यू ये दिया है, ध्यान दीजिए ऐसे है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है। तो अगर आप क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सी ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? डी और ये क्यू प्लस आर, यही नहीं होगा? डी क्यू प्लस आर। देखिए ये कहाँ, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको आप देखना है। ठीक है ना, क्या है? सी बराबर डी क्यू, यहाँ पे तो आर तो सी डी तो होगा नहीं, सी क्यू होगा नहीं, है ना, सी ज्ञात करना है ना बाबू। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, ये तो होगा नहीं, डी नंबर होगा नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सी और डी, और सी बड़ा है डी से, तो इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल आर बराबर 0 है? आर बराबर 0 है तो क्या होगा? कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है डी से, ऐसे है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सी बड़ा है डी से, मान के चलिए कि यह 8 है ना, आई 16 है ना, सी बड़ा है डी से, मान के चलिए कि भाई सी है, तो ये बड़ा है, सी है, मान ली सी है, ये क्या है? डी है, तो सी बड़ा है डी से। तो क्वेश्चन कह रहा है तो इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल क्या हो? आर बराबर 0 हो, तो क्या होगा शेषफल आपको बताना है। तो हमेशा छोटा से बड़े में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। अब भाग देने पे क्या होगा? आर 0 हो जा रहा है, तो क्या होगा बताइए? हमेशा इसका एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? ई ही होगा। देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मान के लिए कि डी है, डी से भाग दे रहा है सी में, तो 8 से अगर 16 में भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? तो यही ना होगा, 8 है ना होगा। 8 किसको माना है? डी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी। ठीक है ना, ये डी आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है डी से, आर नॉट इज इक्वल टू कितना? 0, मतलब कि आर 0 के बराबर नहीं है हो, तो एचसीएफ सी और डी कितने के बराबर होगा? सी और डी कितने के बराबर होगा, इसको बताना है। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अब जो है कि अब आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर रिमाइंडर्स का 0 नहीं आ रहा है, तो अब करना क्या पड़ेगा आपको, है ना। देखिए आप ऐसे कीजिए, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है सी बड़ा है, यानी कि सी बड़ा है डी से, यानी कि मान चलिए कि सी को आप ऐसे 9 ले लीजिए और डी को 5 ले लीजिए, ये सी है और क्या है? डी है ना। तो देखिए कह रहा है कि तो इसका एचसीएफ क्या, सॉरी ये वाला है ना, सी बड़ा है डी से, तो आर 0 है, आर बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह यह रहा है कि अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 5 से भाग कीजिएगा ना, किस में? 5 से भाग कीजिएगा 9 में, है ना। तो क्या होगा? 5 एक बार में, तो ये कितना रहा है ना, 4 आएगा। कितना? 4। यानी कि अब देखिए
सी को क्या कह रहा है, सी बड़ा है ना, तो डी से भाग करेंगे ना, डी से भाग किए यहाँ पे, है ना। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एस कितना रहा है 4, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। यानी आप देखिए HCF निकालते हैं सी और डी का, सी और डी का HCF निकालते हैं आप, बराबर होगा, ठीक है ना, किसका HCF, किसका डी, और ये दोनों बराबर होगा, यानी कि CD का HCF निकालते हैं, और यहाँ पे डी जो है ना, डी क्या है 5 है, डी क्या है 5, डी और आर का, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा। अगर इसका HCF निकाल लिया और फिर चाहे आप इसका HCF निकालिएगा, फिर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों तीनों गलत है, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि √18 का परिमीकरण गुणांक है, √18 का परिमीकरण गुणांक बताना है, ठीक ना। √18 का परिमीकरण गुणांक क्या है, तो आप क्या कीजिए, √18 का गुणनखंड कीजिए पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए ये √18 है ना बाबू, देखिए इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करते हैं तो कैसा होता है, देखिए 2 3 6, अच्छा 2 3 6 6 18, 2 3 6 6 18, तो कितना रहा है। आप इसको इन दोनों में से सेम संख्या तो बाहर निकल गया, है ना, और क्या √2 ना बच रहा है, तो एक क्या हो गया, √18 का परिमीकरण गुणांक क्या है, √2 है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, √3 6 18 नहीं, क्या होगा, √2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यह 2 सही है, √2 कितना, √2, क्वेश्चन पूछा हुआ है, √2 सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 45 और 60 का क्या करना है, मौसा निकालना है। 45 और 60 का मौसा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 45 और 60 का मौसा निकालना है। मौसा मतलब आप HCF, ठीक है ना, मौसा मतलब क्या होता है, HCF। अब देखो ना, छोटा क्या है, ये छोटा है तो इसे ना भाग देगा इसमें, तो 45 एक बार में, 45 एक बार में कितना गया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया कितना 1, 15, फिर ये 45 आ रहा है ना, 45 45 कट गया, ठीक है ना, कट गया यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, यानी 45 और 60 का मौसा कितना होगा बाबू, लास्ट से किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, किससे कट रहा है लास्ट में, 15 से, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 सही है। लास्ट में जो इससे कट जाता है वही क्या होता है, मौसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, है ना, ये है एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अशून्य का मतलब क्या हो, देख रहे हैं, अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, यानी कि ऐसे आप बनाइए इसको, ठीक है। देखिए अशून्य मतलब क्या, जो शून्य ना हो, तो मान चलिए कि 5 है, कोई संख्या क्या है 5 है, ये शून्य नहीं है। और कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो एक अशून्य संख्या 5 है ना, एक क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल क्या होगा, 5√3, क्या होगा 5√3, यह क्या हो गया, हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमेशा यह होगा, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या को PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि Q बराबर 0, क्या किया जा सकता है, आप पहले इसके जवाब दीजिए। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, ठीक है।
देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में, है ना, असत्य कथन पहचाने। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानना है वो, ठीक है ना। कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्या बोल रहा है। देखिए 22, अब पहचानना क्या है, असत्य। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए एक परिमेय, तो परिमेय मान लीजिए 5 है, और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए √5 है। गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे गुणनफल इसका अपरिमेय ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ठीक है। अगला देखिए, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। सही है या क्या है, क्या गलत है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम करने पर क्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर जो बी है यह, ठीक है ना, गलत है। यह क्या है, असत्य है, ठीक है। अगला क्या है कि एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, एक परिमेय संख्या है ही, है ना। वितरण नियम आप x इंटू एक y प्लस जेड बराबर XY और क्या है XY और YZ अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, यानी कि ये भी सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यह असत्य है, ठीक है ना, यही असत्य है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 23 नंबर ये रहा, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न से किसे परिकलित करने का तकनीक है, माने किसे ज्ञात किया जाता है। तो क्या किसे ज्ञात किया जाता है, मौसा को, ठीक है ना, लसा मौसा भागफल एस पर, किसे, मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसे ज्ञात किया जाता है, मौसा को, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर क्वेश्चन है, SCF या मौसा दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से एक बोल सकते हैं, ठीक है ना, SCF या मौसा, ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहे कि दो संख्याओं a और 18 लसा 36 तथा मौसा 2, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना। देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कह रहा है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है ना। क्या है, देखिए यानी कि a और 18 माने कि दो संख्या हैं यहाँ, माने आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF होता है। ये सूत्र है, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन किस में दिया हुआ है ना। क्या दिया है, कह रहा है a, तो a गुणे क्या 18 रखिए, आप बराबर क्या लसा 36 है और मौसा तथा मौसा कितना है 2 है, लसा कितना है 36 सॉरी कितना, लसा 36 है और मौसा कितना है 2 है। तो अब समझिए क्या होता है, जो गुणा में एक ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है, तो एक गुणा में क्या 18 है, तो गुणा में जो होता है वो बटे में चला जाएगा, और दूसरी तरफ भेजते हैं तो 18 दूनी 36 कितना है, तो ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे, ए बराबर 2 दूनी 4। तो देखिए 4 ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए 24 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, 15, 20 के लसा और मौसा का अनुपात है। 5, 15, 20 का लसा और मौसा निकालना है। 5, 15, 20 के लसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो पहले LCM निकालिए और फिर SCF निकाल दीजिए, ठीक है ना। LCM और SCF निकालिए 5, 15, 20 का। तो 5, 15, 20 का आप ऐसे निकाल सकते हैं, लसा ऐसे निकाल सकते हैं। 5 डायरेक्ट 5 से कटा देते हैं, 5 के बारे में 5 3 15, 5 चौके 20, 5 एक बार में 5 3 15, 5 चौके 20। अब गुना कर दीजिए, गुना करने पर 5 3 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी कि LCM कितना आ गया 60। और मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए सबसे छोटा देखिएगा 5 है, सबसे बड़ा 20 है, ऐसे देखिए। तो 5 चौके 20, ये कट गया कितना, 5 से 20 कट गया। अब फिर देखिए अब 5 से ही क्या कीजिए, अब ये नहीं कटा है ना, 15 को लिखिए और 5 से कटाइए, 5 3 15,
तो 5 से ही कट जा रहा है, 5 से दोनों कट जा रहा है, 5 3 15, 5 चौके 20, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 5। HCF कितना हो गया 5, HCF कितना 5। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है कि लॉसर और मौसर का अनुपात, तो पहले लॉसर रखिए, पहले लॉसर 60 रखिए और फिर मौसर क्या रखिए 5, यानी कि क्या होगा, कटा दीजिए इसको, 12 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 एक बार में, 12 बचे 5 एक बार में, और यहाँ पे 5 के पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कट जाएगा ये 5 एक बार में, 12 बचे 60, तो 12:1 आ रहा है। कितना आ रहा है 12:1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12:1 कौन है, 12:1 यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि प्रथम 13, 98, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, है ना, मैंने किससे भाज्य होगा। ठीक ना, देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 13, है ना, 9, 8, 6। ठीक ना, सब विभाजित करते हैं। ठीक ना, पहले 2 से देखिए, 2 छक 12, कितना हो गया 2 छक 12, है ना, 1 बचा 9, 2 9 18, 1 2 9 18, 2 3 6। ठीक ना, फिर अगला देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे 2 से मत कटाइए, है ना, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9 और 3 एक बार में। फिर देखिए, फिर 3 से कटा कर देखिए, 3 7 21, 2, है ना, 2 और 3 23, तो 3 7 21, तो कितना बचा 2, 3 7 21। ठीक है ना, फिर 7 से कटा कर देखते हैं, 7 7 ऐसे एक बार में कट जाएगा। फिर देखिए 3 से कटाइए, है ना, 3 3 9 9 10 11 2 3 7 21, यानी 37 आ गया, है ना। यानी कि अब यहाँ पे एक कह रहा है ना कि क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है n है, तो अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है ना, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 3 17 3 कितना हो गया 20 है, 20 को 1 मिनट 3 2 5, है ना, 5 5 3 8 9 हुआ 8 8 7 8 7 15 15 15 और 3 कितना 18 18 और 37 18 37 कितना, है ना, 15 15 4 55 कितना रहा है 55 55 आ रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है ना कि n, देख रहे हैं, कह रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा किससे, क्या 55 को अगर भाज्य करना 6 से विभाजित होगा 55, देखिए यहाँ पे 55 जो है 6 से विभाजित होगा नहीं होगा, 4 से विभाजित होगा नहीं होगा, यानी कि 8 से विभाजित होगा नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर पी क्यू क्या है। ठीक है, रूट अंडर पी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिएगा ऐसे, अगर मान के चलिए, है ना, रूट में 3 और 7 को रखिए, ठीक है ना, तो क्या होगा 7 3 21, क्या है 21। देख रहे हैं, हमेशा क्या होगा एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो, क्या होगा अपरिमेय नहीं, ए और बी इनमें से कोई नहीं, क्या होगा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, रूट अंडर पी क्यू क्या है
पी और क्यू क्या है, 3 देख रहे हैं, 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसे अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमेशा क्या होगा, √21 यानी कि एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। तो सबसे छोटी देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो कितना, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, 2। 29 नंबर को 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, गुणनफल किससे करना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या से। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, ए। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या आप ले लीजिए, ऐसे आप ले लीजिए यहाँ पे है ना, आप 2 ले लीजिए और यहाँ पे 4 ले लीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 और 4 का एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा है ना। 4 और 6 का एचसीएफ निकालिए, इसका भी एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2। मतलब कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, 2 होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं का संख्या अपरिमित रूप से क्या, अपरिमित रूप से है क्या है, 1 है, 100 है, अनेक है, 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या का संख्या अपरिमित रूप से क्या है, अनेक है बाबू, कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए, जो इसका एचसीएफ क्या हो, अधिक से अधिक है, इसका एचसीएफ है ना क्या हो, जिसका गुणनखंड मतलब 1 क्या हो। जैसे देखिए मान के चलिए कि 5 है ना, एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, क्या आएगा 1, जिसका 2 संख्याओं का क्या हो एचसीएफ, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक ना, तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, क्या आएगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो इसमें अभाज्य संख्या आपको देखना है, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 8 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है ना, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से 1 से और 9 से हो ही रहा है, 15 भी नहीं होगा है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी जैसे आप इसका 11 लीजिएगा, 11 का गुणनखंड कितना होगा, 1 और 11, 2 गुणनखंड होगा, अधिक से अधिक कितना गुणनखंड हो सकता है, 2 हो सकता है ना, अधिक से अधिक। तो या फिर आप एचसीएफ भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 संख्या है ना, 2 संख्या उसका एचसीएफ क्या होगा, 7 और यहाँ पे 5 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही ना होगा। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पहचान सकते हैं कौन सी अभाज्य संख्या है ना। क्या है, 25 है, 15 है, 16 है, नहीं 25 5 का गुणनखंड है ना, और 25 का भी हो जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा ना, है ना। 15 भी देख सकते हैं, 4 का 16, 8 दूनी 16, 2 से भी लग जाएगा, 1 से भी, यानी कि क्या 29 1 दिखाई दे रहा है आपको, 29 और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लगेगा, तो 29 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 35 नंबर देखिएगा, कह रहे 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक है, 5 का अधिकतम घातांक देखना है आपको, क्या देखना है, 5 का अधिकतम घातांक, यानी 625 को आप ऐसे गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है ना, 625 को 5 से, 5 एक बार में 5 दूनी 1 और 2 12 हो गया है ना, 3 नहीं 1 2 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, 5 एक बार में, तो 5 1 2 3 4,
यानी 5 का घात क्या है 4 है, 5 को हम 4 बार गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 5 का अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा, ठीक है ना डी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है 26 और 91 का मौसम। 26 और 91 का मौसम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे बना सकते हैं। 26 छोटा है और 91 बड़ा है, तो 91 में भाग दीजिए। हाँ 26 3 बार में कीजिए, 3 बार में 6 18 के 8 में 3 6 18 के 8 में 1 और 3 दूनी 6 1 कितना 7 8 कितना 11 में से 8 9 10 11 3 बच रहा है और 8 बचा, 8 में 7 गया 1 13, 26 यहाँ पे उतार दीजिए, है ना। 13 दूनी 26, 1 कट गया, ठीक है। तो कितना बच रहा है, यानी लास्ट में किससे कट रहा है 13 से, तो देखिए तो कितना आएगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि लस ए बी बराबर क्या होता है, लस ए, देख रहे हैं संख्या ए और बी है, तो इसको निकालिए। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को, जैसे कि लस ए और बी बराबर क्या होगा, देखिए। तो आप एक सूत्र अभी बताए थे आपको, एलसीएम, इसको एल से गुना करते हैं और एचसीएफ को एच से, माने एल और एच करते हैं। ये एलसीएम हो गया और क्या हो गया, यह एचसीएफ हो गया। बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसको ए मान लीजिए और बी मान लीजिए, ठीक है ना। ये पहली संख्या हो गया और क्या हो गया दूसरी संख्या। अब पूछ क्या रहा है, एल पूछ रहा है, तो एल बराबर क्या होगा, लस बराबर यानी कि ए गुने बी, अब बटे में क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो क्या होगा, देख रहे हैं ऑप्शन, देखिए कौन है इसमें, ये वाला देखिए ऐसे, तो ऑप्शन कौन है ए गुने बी मस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनफल 2 के महत्तम घात, मतलब सबसे महत्तम मतलब अधिक से अधिक घात कितना हो सकता है 156 का। तो 156 को ऐसे आप ऐसे लिखिए, 156 को ऐसे 2 सत्ते 14, 1 बचा है ना, 1 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, ठीक है। 2 3 6 2 9 18। अब कटेगा तो किसे कटेगा, 3 1 और 3 3 का 9। 2 का अधिकतम का कितना है, 2 का अधिकतम घात 2 है, ठीक है। कितना है, 2 का अधिकतम घात 2 है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 का पूछ रहा है, 2 का ही देखेंगे हम, ठीक है ना। 2 का 2 को है 2 है, तो 2 का घात 2 है ना, ठीक है। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होगा। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, मतलब कि भाग लग जाए, वो क्या होता है, भाज्य, अभाज्य, सम या विषम। क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, क्या होगा अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, ठीक है, तो भाज्य होता है, अभाज्य होता है, ठीक ना। अभाज्य क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, है ना, भाज्य हो जाए, उसी को बोलते हैं कट से, ठीक है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसमें। तो क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है बाबू, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि घात के रूप में। जैसे कि आपको 725 ले लीजिए, ठीक है ना, कितना ऐसे देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसे आप पहले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, है ना, 40 का है कितना, एक क्वेश्चन लीजिए 725, ठीक है। जैसे देखिए इसको कटाइए, 25 है ना, 5 से 5 एक बार में, 5 चौके कितना, 5 चौके 50 25, फिर 5 से कटिए, 5 दूनी 10, 5 45, ठीक है। अगर आप इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेगा, 5 गुने 5 हो जाएगा, तो 5 के घात 2 होगा, और गुने कितना 29, देख रहे हैं, लिख लिए। यानी कि क्या कर रहा है, ये लिखा जा सकता है, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता
हैं अथवा नहीं, तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, प्रकृत संख्या है, बताना है आपको, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे कीजिए, अगर देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अब इसको आप गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो गुणा करते हैं तो 1177 है ना, और इसमें गुणा करते हैं तो इसको है ना कितना आएगा, 10 14, ठीक है ना, कितना आ रहा है 10 14 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसको आप गुणा करते हैं तो कितना आता है, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 14, ठीक ना। और 10 14 को आप अगर आप इसको है ना गुणनखंड करते हैं, आप इसे ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 5 10, फिर 0 0 और 2 7 14, ठीक है ना। फिर आप 7 आ गया ना यहाँ पे, अब 3 से कीजिए, 3 दूनी 3 एक बार में, और 3 छक 18, 3 एक बार में, 3 छक 18, 3 नमा 27। अब देखिए 13 से कट जाएगा 13 के बार में, यानी कि देख रहे हैं क्या कौन संख्या है, यानी कि यह संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और भी देख रहे हैं 2 से 3 से 13 से भी कट रहे थे। कौन सी संख्या होगा यह, क्या दिया है यहाँ पे 40 का है ना, देखिए 41 का देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, विषम संख्या प्रकृत संख्या क्या होगा यहाँ पे, भाज्य संख्या। क्या कौन संख्या होगा, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, कौन संख्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा भाज्य, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, भाज्य संख्या, ठीक है। अगला देखिए, ये प्रकृत संख्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकृत संख्या के अंतर्गत भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर कह रहा है कि 23 7 50 में 5 का अधिकतम घात क्या है, 5 का अधिकतम घात देखना है। तो इसको आप ऐसे ही आप इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 5 का घात देखिए क्या आता है, ठीक है। जैसे देखिए 23 750 है ना, 23 750, इसको अधिकतम घात देखना है, ठीक है। तो 5 से कटाइए है ना, 5 चौके 20 है ना, 5 चौके 20, यहाँ पे 3 बचा 7, 5 7 35, 5 7 35, 50 25 0, फिर 5 से देखिए है ना, तो 5 45, 2 बचा 50 25 0, फिर 5 से 5 एक बार में 4 5 45 0, फिर 5 से देखिए 5 3 15, 5 5 3 15, 5 40, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से 5 से नहीं कटेगा, तो को 1 2 3 4 4 गो है, यानी कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा यहाँ पे 4, तो ठीक है ना। देखिए तो 5 का अधिकतम घात यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी, ठीक है ना। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है कि ए 1/a के पावर n है, तो का मान निम्नांकित में कौन है, तो इसका मान देखना है। देखो आप बाबू यहाँ पे इसका मान, ठीक है, ये तो होगा नहीं। जैसे देखिए जैसे कि 5 के पावर 1/2 है, इसे 5 के पावर 1/2 है ना, 1/2 है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या 5 के पावर माइनस यहाँ से 2, ठीक ना। तो बस इसको आप देख चुके हैं, ऐसे आप घातांकन करने के रूल ऐसे पढ़ चुके हैं, 5 के पावर 1/2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आप इसको 8 क्लास का ये चीज़ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो का मान क्या होगा निम्नांकित में, तो क्या होगा n का पावर है ना। तो आप देखिए तो ऐसे कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n का इतना पावर होगा नहीं, क्योंकि a का पावर ही होगा, तो क्या होगा माइनस का, क्या होगा प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। p तथा q अभाज्य संख्या का हमेशा मौसा क्या होता है, हमेशा मौसा जो होगा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, क्या होगा एक। p तथा q अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। 44 नंबर
45 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस रूट बी का परिमेय गुणांक क्या है। परिमेय गुणांक देखना है, ठीक है ना। परिमेय गुणांक आप कैसे निकालिएगा पहले देखिए। a प्लस बी है यहाँ पे, a प्लस रूट बी है ना, तो क्या कीजिएगा a माइनस रूट बी से गुणा कर दीजिए, है ना। तो गुणा करके देख लीजिए क्या आ रहा है ना। देखिए तो क्या होगा, a में इसे गुणा करते हैं तो a स्क्वायर है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस रूट ए है ना, ऐसे होगा, ठीक है। रूट बी होगा, ये रूट बी होगा, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस प्लस 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 होना है, तो ए रूट बी है ना, ए रूट बी ये होगा ए रूट बी, प्लस माइनस माइनस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। क्या हो गया, बी। देखिए अब क्या होगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, हमेशा परिमेय गुणा क्या होगा, देखो प्लस में है ना यहाँ पे, तो हम माइनस में करके गुणा करते हैं, तो ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी। तो क्या है देखिए, ए माइनस रूट बी किस में है, भागा है, प्लस ए है। अब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है आप मसा इसको कैसे निकाल पाइएगा, देखिए यानी कि इसमें इन दोनों संख्याओं में जो दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या हो सकता है, 3 को और इसमें 3 और इसमें 3 देखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 2 ही ना कॉमन है, तो इसके है ना, तो क्या लेंगे हम, 3 का पावर 2 लेंगे, है ना। तो ये हो गया। 2 को देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, 2 ही ना है, केवल 2 है, 2 का पावर 1 केवल कॉमन है ना। और इन 5 अगर केवल क्या है 5 है, इसको गुना कर दिए, 3 तरीका है ना, 3 तरीका 9, 2 गुने 5, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, कितना होगा मौसा कितना होगा 90। तो 90 देखिए कहाँ है इसमें, 90, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 पावर n, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होता हो। तो ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जो क्या होगा 0 पर समाप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटा समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बनाना हो तो तुरंत क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 15 घंटा, क्या होगा यह 15 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला वही है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। फिर इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, ठीक है ना। 3, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा 24 घंटा, कितना होगा 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या याद करना है, अभाज्य संख्या वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न घटे, या फिर जिसका गुणनखंड केवल कितना हो 2 हो, एक और स्वयं, यानी तो कितना हो जाएगा 15 होगा अभाज्य संख्या, नहीं 12, 75, 1 कितना होगा ऑप्शन नंबर 23। 23 से संख्या किस संख्या से नहीं कटेगा, 23 से और 1 के अलावा किस संख्या से नहीं कटेगा। अगला है यहाँ पे देखिएगा, यदि 65 तथा 117 मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, यानी इसको ऐसे बनाइएगा। देखिए 65 और 17 का मौसा इस रूप में है, तो आप m का मान निकालना है, तो 65 और 117 का मौसा अब निकालना चाहिएगा, तो कितना होगा 13 पचे 65, 13 9 117, यानी 13 से दोनों अधिकतम 13 से कट जा रहा है, यानी कि कितना इसका कितना आएगा 65 और 117 का कितना 13, HCF कितना आ रहा है, HCF 13 आ रहा है, HCF 13 आ रहा है इसका। तो अब इसको देखना है यहाँ पे बराबर में क्या रखें, ऑप्शन रखकर देखिएगा, तो हम 1 रखेंगे तो माइनस में आएगा, हम 2 रखकर देखते हैं, तो 65 गुने m का मान 2 रखते हैं, घटा 117, ठीक है। देखिए तो 65 दूनी कितना 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, अच्छा 2 12 1 13 घटा 117 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया
तो ये आंसर यानी कि ये हमारा 2 ऑप्शन जो है सही है, 2 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2, 10 और 20 का लॉस और मौसक का अनुपात। 2 और 2, 10, यहाँ पर देखिए 2, 10, 20 का लॉस और पहले एलसीएम निकालिए, उसके बाद में एचसीएफ दोनों पूछा है ना। देखिए तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं कितना 20 हो जाएगा, कितना एलसीएम कितना होगा 20, आप निकाल कर देख लीजिए 20 आएगा है ना। और इसका मौसम निकालेगा तो 2 से, देखो 2 सबसे छोटा क्या है 2 है, 2 से 3 दोनों कट जाए, 2 पचे 10 और 2 के बाद 2 दही यानी 2 से कट रहा है, तो 2 क्या होगा मौसम, तो कटा दीजिए कितना 10:1। ठीक है, 10:10 से 10 दहियाँ नहीं 2 दहियाँ 20, 10 बार में और 2 1 बार में, तो 10:1 आएगा। 10:1 देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य मौसक पूछा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 न होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा 2 होगा। अभाज्य 2 सबसे छोटी और भाज्य 4, इसका मौसम निकालना है तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 से कट जा रहा है ना, कितना हो जाएगा मौसम कितना होगा 2 बड़ा है ना ये 4, तो 4 से 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूनी 4 से कट के कितना 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि है ना, अगला देखिए क्वेश्चन 55 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस क्या होगा, गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या है, मान के चलिए 3 और 2 अभाज्य संख्या है, निकलेगा इसका एलसीएम, नहीं निकले तो क्या करेंगे हम 3 में 2 से गुना करें, 3 दूनी 6 में से। 7 और 5 अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य हैं, क्या होगा एलसीएम निकालना है, नहीं निकले तो क्या करेंगे इसको फटाक दे गुना कर दे, 7 5 कितना हो जाएगा 35, 35 हो गया। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे इसका ए और बी अभाज्य संख्या, तो क्या होगा ए और बी का क्या कर देंगे गुना, तो गुना क्या होगा यहाँ पे देखिए ए इंटू बी, ऑप्शन कितना हो जाएगा ये होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन ए बी। अगला कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा 2 होगा, अभी बताए हुए हैं कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर है ना सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड है निकालना है आपको है ना। देखिए तो पहले क्या कीजिए 5 से, 5 एक बार में 0 0 5 एक बार में। ठीक है ना, फिर देखिए फिर किससे कीजिए 7 से, 7 एक बार में कितना 3 0, 7 चौके 28 है ना, 2 बचा 7 3 21, फिर किससे है ना 11 से, 11 एक बार में 11 3 33, फिर 13 से। ठीक है, देखिए तो 5 7 11 13, 5 7 11 13। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड है, कितना अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4, तो 4 गो है, कितना है तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर, कितना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4। ठीक है, 57 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 8 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात। 6 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात देखना है, आप इसको स्वयं से बनाइए। ठीक है ना, और जवाब दीजिए आप कमेंट में इसका क्या होगा। ठीक है ना, 58 का, इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या है आप इसको कमेंट में बना कर बताइए। तो इसका क्या अभाज्य गुणनखंड देखना है इसको,
इसको गुणनखंड कीजिए और देखिए कितना 2 कितना आ रहा है, 3 कितना आ रहा है ना। अब इसको बताना है आप लोगों को, है ना। 60 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितने हो सकती हैं, जब मालूम है आपको, अनंत। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप ऐसा ही आप इसको एक क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा ज्ञात करना है। आप इसको भी क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन इस पर बनाइएगा, पहली संख्या गुने, है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ, है ना। इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब 2 संख्या गुणनफल दे चुका है, 2 संख्या है ना, गुणनफल इसका दे चुका है। देखिए क्या दिया है, 2166 दिया हुआ है, बराबर इसका लौसा ज्ञात करना, तो मौसा दे चुका है 19 गुने एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है 19, ठीक है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम यहाँ पे लिखिएगा, एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिख लिए, है ना। अब इसको क्या कीजिए, अब भाग कीजिएगा, यानी कि बट्टे में चला जाएगा, भाग कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन में देखिएगा कौन है, ठीक है ना। आप इसको कमेंट में आपको इसको जवाब देना है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला दूसरे पार्ट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए।